अब हम बात कर रहे हैं इस फाउंडेशन कोर्स की, जो प्रयत्न एनजीओ ने आपके लिए स्टार्ट किया है, और ये कैसे काम करेगा और क्यों काम करेगा। देखो, होता क्या है कि अभी आप लोग शायद 8वीं में होगा, कोई 9वीं में होगा, कोई 10वीं में होगा। तो ऐसा पाया गया है, और ऐसा अपने घरों में भी आप ढूंढेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, देश के 70-80% बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं में 90% नंबर लाते हैं, या 80 लाते हैं, या 95 लाते हैं, 100 लाते हैं, और वही बच्चे 11वीं 12वीं के बाद कहीं पहुंच नहीं पाते। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, आपके घरों में होंगे, आपके बड़े भाई बहन होंगे, आपके पड़ोसी के लोग होंगे, जो 10वीं तक बहुत ब्रिलियंट थे, पर आईआईटी जेई नहीं पहुंच पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए। तो क्या वो बच्चों में कुछ कमी थी? क्या टीचर में कुछ कमी थी? क्या कमी थी? आप लोग भी थोड़ा डरे होंगे, कि डरते ही होंगे ना। आपके घर में इतने सारे लोग हैं, आस पड़ोस के हैं, दोस्तों के बड़े भाई हैं, और वो ब्रिलियंट लोग थे, वो अच्छे लोग थे, नो डाउट अच्छे लोग थे, लेकिन वो लोग आईआईटी जेई नहीं पहुंचे, वो लोग मेडिकल क्रैक नहीं कर पाए। तो कमी क्या थी? उनमें थी या टीचर में थी? दोनों में कमी नहीं थी। कमी पता है कहाँ थी? टाइमिंग में। आम गरीब घर का बच्चा, एक आम फैमिली का बच्चा आईआईटी जेई नहीं पहुंचता, मेडिकल नहीं क्रैक करता। पता है क्यों? क्योंकि हम घपला कर देते हैं। वी एज ए टीचर, वी एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट डू ए मिसचीफ। आप कोटा जाएंगे, कोटा में 10वीं तक जो बच्चा होता है उसको हम कई बार पूरी करवा के रख देते हैं। भाई, इस देश में हर साल 125 करोड़ बच्चा 1.25 करोड़ बच्चा निकलता है 12वीं करके। आपको भी ध्यान दें, आप चिंता मत करिए, रिकॉर्डिंग चल रही है, आप देख भी पाएंगे बाद में। 125 करोड़ जनता है, हर साल करीब 80-90 1.25 करोड़ के आसपास बच्चे 12वीं करके निकलते हैं। 1% बच्चा निकलता है 125 करोड़ जनता में से। अब इसमें से कुछ 70-80 लाख, 50,000, मतलब मान लो 50 लाख बच्चा ऐसा है जो बच्चा साइंस में था। कितनी सीटें आईआईटी की? 10,000। डॉक्टर में फ्री सीटें कितनी है? 3,000, 5,000 बस। इस देश में अच्छी नौकरी मिलती कितने को है हर साल? मुश्किल से 20,000 लोगों को। बच्चे कितने बाहर आते हैं? 1 करोड़। कमाल की बात नहीं है? 1 करोड़ बच्चा हर साल देश में बाहर निकलता है, और उस 1 करोड़ में से शायद 30,000, 50,000, चलो 1 लाख, बहुत खींच दिया, सारी ब्रांच कर दी हमने, 1 लाख बच्चे से ज्यादा की नौकरी नहीं लगती। अच्छी नौकरी तो बिल्कुल नहीं लगती। अब अच्छी नौकरी से मेरा मतलब क्या है? जिस नौकरी में आदमी को साल के 6 लाख मिलते हैं आज की महंगाई में, उससे ऊपर की नौकरी को मैं अच्छी मानता हूं। और बहुत अच्छी क्या है? जो 15 लाख से ऊपर है। अगर 22 साल का एक बच्चा निकलता है, 23 साल का, 21 साल का एक बच्चा निकलता है, और उसकी नौकरी 15 लाख से ऊपर ऊपर की लगती है, तो उसको मैं अच्छा मान लेता हूँ। और अगर बहुत अच्छा मान लेता हूँ। और अगर 6 से ऊपर लगती है तो हम ठीक मान लेते हैं, चलो ठीक है। अगर 6 से नीचे लगती है तो उसे हम थोड़ा सा गलत मानते हैं। एग्रीड? कहना क्या चाहता हूँ? कहना क्या चाहता हूँ कि इस देश में हर साल 125 करोड़ बच्चा 125 करोड़ जनता में से 1 करोड़ के आसपास बच्चा 12वीं पास करता है। उस 12वीं पास बच्चे में से अगले 4 साल में, उस 1 करोड़ बच्चे में से, बहुत मैं ऑप्टिमिज्म की बात कर दूं, बहुत ज्यादा बात कर दूं, तो शायद 60,000 या 1 लाख बच्चा ऐसा है जिसकी नौकरी अच्छी लगती है या बहुत अच्छी लगती है। मतलब 1% जनता, कुल 1% जनता। आप सब जो 12वीं पास कर रहे हैं, उसके बाद एक बीटेक कर लेंगे, या कोई एमएससी कर लेगा, या कोई बीएससी कर लेगा, या कोई सीए कर लेगा, या कोई बीकॉम कर लेगा, कुछ तो कर ही लेगा भाई। तो अमूमन 1 करोड़ बच्चे में से 1 लाख बच्चा अच्छी या बहुत अच्छी नौकरी पे लैंड करता है। अब सवाल ये है कि क्या हमारे हिंदुस्तान में इतना ही बच्चा है जो अमीर है? इतना ही बच्चा है जो दिमाग है? सोचो भाई, हमारे देश में 1 करोड़ जनता, 1 करोड़ मतलब बच्चे,
हर साल 12वीं करके बाहर आते। अब उस 1 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 1 लाख बच्चे की नौकरी अच्छी लगती है। बहुत ज्यादा, बहुत पॉजिटिवली बोल रहा हूँ। अच्छी या बहुत अच्छी, मतलब हम अच्छी और बहुत अच्छी दोनों को एक कैटेगरी में रख लेते हैं, उसको आपस में नहीं बांटते। 6 लाख से ऊपर की तनख्वाह साल की मिल रही है, मतलब अच्छी तो है ही है। अब 15 लाख से ऊपर की मिल रही है तो बहुत अच्छी है। दो कैटेगरी हमने रख ली, अच्छी और बहुत अच्छी। अब सवाल ये उठता है कि इस देश में इतनी जनता है, 125 करोड़ जनता है, मतलब वर्ल्ड नंबर 1 होने वाले हैं हम लोग। और इसमें ये जो ऊपर की जो 1 लाख जनता है जो अच्छी और बहुत अच्छी नौकरी पे लैंड करती है, पता है उनमें गरीब के बच्चे बहुत कम है। अब सवाल ये है कि मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग या गरीबों के बच्चे अच्छी नौकरी पे लैंड क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम टीचर लोग घपला करते हैं। तो हम घपला कैसे करते हैं बताऊंगा। लेकिन अब सवाल ये है कि इन 1 लाख अच्छी जॉबों में से मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग या गरीब आदमी जो है उसके बच्चे लैंड क्यों नहीं करते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ बराबर भी हो, कोई घपला ना भी हो देश में, तो भी इस देश में नौकरियां कितनी आती हैं? हाँ, 1.25 करोड़ जनता अगर आती है, मान लो 90 लाख ही आती है किसी साल में, 90 लाख जनता जब आती है मार्केट में जॉब ढूंढने के लिए, तो नौकरियां आती कितनी है? नौकरी आती है 20 लाख, 30 लाख। हर साल 50 से 60 लाख बच्चा बेरोजगार निकल आता है। फिर वो कहीं पार्ट टाइम जॉब लग जाता है, कहीं नौकरी, कोई दुकान, कोई सुकान, कुछ खोलता है। मतलब जितने बच्चे निकलते हैं उसके 60% बच्चे तो बेरोजगार रह जाते हैं। अभी बताऊंगा, इसका कारण भी बताऊंगा, और इससे इस कारण का निवारण भी बताऊंगा। मैं पहले क्या बताना चाह रहा हूँ, पहले बताना चाह रहा हूँ कि ये देश में देश जितनी जनता है, इतनी जनता है हमारे देश में कि कंपटीशन इज रियली रियली हार्ड। आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। हमारे देश में बहुत ज्यादा भीड़ है, नौकरियां बहुत कम आती हैं, और व्यापार करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। आपको पैसा चाहिए, फिर किस्मत चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए, वो सामान बिकना भी चाहिए। आप सामान बना रहे हो तो आपको रोड भी मिलनी चाहिए। आवाज आ रही है क्या मेरी? वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, अभी अपना हिंदी इंग्लिश मिक्सर ठीक है। शुड आई स्पीक मोर इन इंग्लिश, मोर इन हिंदी, वट एवर यू वांट? थैंक यू, थैंक यू। देखो, पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हम पहले समझे कि हमें काम करना ही क्यों है। हम काम करना आपको सिखा देंगे, मेरी गारंटी, चिंता मत करें। समझने वाली बात ये है कि इस देश में 125 करोड़ जनता है। वी आर हाईली हाईली पॉपुलेटेड। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी गिनती बहुत ज्यादा है। और हमारी सबसे अच्छी खुशनसीबी क्या है कि हमारी गिनती सबसे ज्यादा है। मेरे खेत में तो भैया मौसमी उगती है। मेरी बुराई क्या है? मौसमी। मेरी अच्छाई क्या है? मौसमी। हमारे देश की सबसे बड़ी बुराई क्या है कि हमारी गिनती बहुत ज्यादा है। सबसे अच्छाई क्या है? हमारी गिनती बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम तो बहुत ज्यादा है। उसको अच्छाई में कन्वर्ट कर लें या बुराई में कन्वर्ट कर लें, है कि नहीं? हम अच्छाई माने या बुराई माने, ये गिनती कहीं जाने वाली नहीं है कि हम 125 करोड़ है। 125 करोड़ का मतलब ये है कि हम हर साल 1 करोड़ नया बच्चा मार्केट में ले आते हैं जॉब लेने के लिए। अब इस 1 करोड़ बच्चे में 30 लाख ही नौकरी पाते हैं, और बाकी 60 लाख तो बेरोजगार रह जाते हैं। और जो ये 30 लाख है, इन 30 लाख में सिर्फ 80,000, 90,000, ठीक है। अब हमें सबसे पहले खुद के लिए क्या करना है? तो खुद के लिए हमें क्या करना है कि इस देश के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, आईआईटी, जेई, एम्स, मेडिकल, यहाँ पे अपना एडमिशन कराना है, जिससे कि हमें पूरे वर्ल्ड में जगह मिल पाए। ठीक। अब यहाँ पर जो ये 10,000 सीटें हैं आईआईटी की, या ये 10,000 सीटें हैं मेडिकल की, ये हम क्यों नहीं कर पाते?
सवाल ये है कि इन 10,000 सीटों में हम क्यों नहीं आ पाते? निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और गरीब वर्ग। निम्न मध्य मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है वी टीचर्स। हम टीचर क्या करते हैं? पैसे मिलते ही है। बच्चा अगर आईआईटी में जाएगा तो पैसे तो अमीर लोग दे ही देंगे, क्योंकि उसका तो नाम है, प्रेस्टीज है, कॉलर ऊंचा हो जाएगा ना अगर किसी अमीर का बच्चा आईआईटी पहुंचेगा। किसी का ही पहुंचे, किसी गरीब का पहुंचे, किसी अमीर का पहुंचे, किसी का ही पहुंचे, तो कॉलर तो ऊंचा हो ही जाएगा साहब, इसमें तो कोई दुराई नहीं है। एक सेकंड। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? आप अभी कोटा का नाम सुना होगा आपने, कि कोटा से इतने बच्चे आईआईटी पहुंचे। आकाश का नाम सुना होगा, फिरजी का नाम सुना होगा, बड़े बड़े कोचिंग का नाम सुना होगा। ठीक है? इसके बारे में बात नहीं करते हम लोग। हमारा क्या मतलब क्या है कि व्हाट वी विल डू। हम क्या करते हैं, बच्चे को 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं से उठा लेते हैं और उसको पहले से ही 11वीं 12वीं का सिलेबस करवा देते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारा निम्न मध्य वर्ग से बच्चा आ रहा है, जो मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से, पुअर क्लास से बच्चा आता है, वो क्या सोचता है? वो मेहनती होता है, मेहनती भी होता है, दिमाग भी होता है उसके पास। वो पहुंचता है 11वीं में। अब जब वो 11वीं में पहुंचता है तो हमारे जो अपर मिडिल क्लास, रिच क्लास के बच्चे होते हैं, या एजुकेशनिस्ट, हमारे जैसे मेरे खुद घर के बच्चे होंगे, इनको मैं पहले से ही 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में 4 साल में, आवाज आ रही है ना? तो व्हाट वी डू व्हाट वी डू करप्शन इन एजुकेशन। वी डू दिस काइंड ऑफ करप्शन, कि इन बच्चों को हम स्कूल ना भेज करके पहले से अपने घर के बच्चों को वी ट्रेन देम फॉर आईआईटी जेई एग्जाम इन 7th 8th 9th एंड 10th। तो 4 साल में उसको पहले तैयार कर रख लेते हैं। जब पहले तैयार करवा लेते हैं तो फिर 2 साल और तैयारी करता है आपके साथ। तो अब आपका नंबर तो कहां पड़ेगा भाई? देश में ऐसे 10,000 15,000 50,000 बच्चे हैं जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इन 4 साल में पहले ही पूरी गरिवारी करके रख लेते हैं। अब जो पहले ही पूरी गरिवारी करके रख लेंगे, 2 साल तो आप खातिर पढ़ेंगे ही ना, ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे नहीं, तो आपका नंबर कैसे पड़ेगा? होता क्या है कि जो लोअर मिडिल क्लास है, या मिडिल क्लास है, या पुअर क्लास है, या जो भी ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है ना आईआईटी जेई में होगा कैसे, उनकी प्लानिंग क्या है? उनकी प्लानिंग है कि साहब बच्चा 11वीं में आएगा, उसको हम कोचिंग में करा देंगे, वो मेहनत करेगा, मेहनत भी करेगा, नो डाउट मेहनत करेगा, मेहनत तो करेगा ही बच्चा, मेहनत भी करेगा, आईक्यू भी है, लेकिन होगा क्या? हम तो बच्चे पैसा करके बैठे हैं भाई। 50,000 बच्चे तैयार करते हैं तो 10,000 सीटें तो हम ले ही जाते हैं, इसलिए नंबर किसी का आता नहीं। आपके आस पड़ोस के जो बच्चे 10वीं में 90 95 99 नंबर ला रहे थे, आप एक बार सर्वे करना। आप सोचो ना, 2 मिनट सोचो। ठीक है, हमें लक्षित तुम बताओ, तुम्हारे आसपास कोई बच्चा होगा, कोई बड़ा भाई? सब लोग एक बार आंखें बंद करो 2 मिनट के लिए, कोई नहीं देख रहा, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो। सब लोग मेरी तरह आंखें बंद करो और सोचो अपने घर के आसपास, अपनी मौसी के बच्चे, मामा के बच्चे, चाचा के बच्चे, ताऊ के बच्चे, अड़ोस के पड़ोस के स्कूल के सबसे ब्रिलियंट बच्चों को सोचो, और ये देखो तुम क्या उनमें से कोई आईआईटी पहुंचा है? तुम देखो उनमें से कोई डॉक्टर बना है? नहीं बना। अगर तुम अपने आसपास के बच्चों को देखोगे ना, सोचोगे, आप एक बार सोच के देखो अपने घर के आसपास के बच्चों को, तो वो बच्चे क्यों नहीं बनते? हाँ, वो क्यों नहीं बन रहे? इतने होशियार बच्चे तो, यही तो बता रहा हूं मैं, कि हम अपने जो बच्चे होते हैं, मतलब मुझ जैसे लोग जिनको पता तो है कहानी का, करते कुछ नहीं, अपने बच्चे को हम 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में 4 साल में गैरवारी पहले पढ़ा देते हैं। तुम तो पढ़ो गैरवारी 10वीं के बाद। फिर तुम लोग की प्लानिंग क्या है? पहले 7वीं में टॉप करेंगे, फिर 8वीं में टॉप करेंगे, यही प्लानिंग है ना? फिर 9वीं में टॉप करेंगे, फिर 10वीं में टॉप करेंगे, फिर 11वीं में टॉप करेंगे, फिर 12वीं में टॉप करेंगे, फिर आईआईटी पहुंचेंगे। एग्रीड?
सबकी प्लानिंग इससे मिलती जुलती है। और ये प्लानिंग मुझे पता है, और मुझे अपने बच्चों को यही बताना है। भाई मेरे को तो पता है ना कि तुम्हारी प्लानिंग है 7वीं में टॉप करूंगा, फिर 8वीं में टॉप करूंगा। ठीक है, हम म्यूट करेंगे बच्चे। फिर 9वीं में टॉप करेंगे क्या, है ना आदर्श? यही प्लानिंग है ना? रुपा यही प्लानिंग। ठीक है निमिषा, ऐसी प्लानिंग है निमिषा? निमिषा आवाज आ रही? तो ठीक प्लानिंग, प्लानिंग में गलती कोई थी नहीं। प्लानिंग में आपकी कोई बुराई नहीं थी। यू आर वेल इन द लाइन, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे साहब। आप मेहनती भी थे, आप लाइन से भी थे। पर मैं तो हूं ब्रिलियंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने कितने परसेंट बच्चे हैं वो? बहुत कम। वही तो मैं बोल रहा हूं। अगर 10,000 सीटों में से कोई 500 सीटें या कोई 700 सीटें इतने बड़े निम्न वर्ग को, इतने बड़े मध्यम, मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, देश का 80% जनता के पास 500 सीटें हैं जिसमें वो पहुंचते हैं। और हमारे जैसे रिच रिच क्लास के लोग, या जिनके पास, जिनको पता है काम बनेगा कैसे। इसको बोलूंगा वही बोलेगा ना। प्लीज प्लीज निमेश, निमिषा, आदर्श, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके, ठीक है। मैं बोलूंगा आदर्श, म्यूट करना पड़ेगा खुद को आपको। म्यूट का बटन होगा आपके पास, देखो वहां पे एक। निमिषा आप हैं क्या? म्यूट करेंगे इसको। आदर्श म्यूट करेंगे, निमिषा म्यूट करेंगे। ठीक है, आदर्श निमिषा म्यूट करना है आपको, प्लीज, है ना? हाँ, बात करेंगे। कशिश, कशिश, अब होता क्या है कि अब ये जो बच्चे हैं ना हमारे पास, हम लोग करते क्या है, आप लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे थे, आप लोग कुछ गलत नहीं सोच रहे थे। आप लोग ईमानदारी से काम कर रहे थे कि 7वीं में 7वीं टॉप करेंगे, 8वीं में 8वीं टॉप करेंगे, 9वीं में 9वीं टॉप करेंगे, 10वीं में 10वीं टॉप करेंगे, 11वीं में जाके ये कर देंगे बड़ा सा। आप कहीं गलत नहीं सोच रहे थे। आप लोग तो ईमानदारी से चल रहे थे, लेकिन हमने बेईमानी शुरू करी। हमने क्या हिसाब लगाया कि अगर 7वीं में बच्चा कमजोर हो भी जाए, 8वीं में कमजोर हो भी जाए, 9वीं में कमजोर हो भी जाए, 10वीं में कमजोर हो भी जाए, 11वीं में कम, तो हमें 12वीं के बाद एग्जाम देना है। तो हमने क्या करा, उनको 8वीं 9वीं 10वीं सब वाइंड अप करा दिया। सब कराया ही नहीं। आप लोग कब भी साथ में करोगे ना, हम लोग तो करवाते ही नहीं। अब बताऊंगा कैसे नहीं करवाते, अभी तो बताऊंगा। अभी मैंने आपको मोटा मोटी कहानी बताई। अब कहानी के अंदर की बातें बताऊंगा आपको। अभी तो मैंने आपको कहानी बताई कि इस कहानी में इस सारी मलाई को हम ही खा जाते हैं, रिच पीपल और अपर मिडिल क्लास, क्योंकि रिसोर्सेज हैं। आपको टिपिकली टिपिकली कोटा में एक अच्छे टीचर की सैलरी पता है क्या रहती है? साल की 70 लाख, साल के 80 लाख, साल की 1 करोड़। आपको पता नहीं होगी शायद, मैं बता देता हूँ। टिपिकली वी आईआईटी फैकल्टी इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली कॉस्टली। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि 2005, आज से 15 साल पहले भी मैं 800 रुपए घंटे में पढ़ाता था। सो वी आर एक्सट्रीमली कॉस्टली। ये जो खेल है ना, कि 7वीं के बच्चे को हम 12वीं करा देंगे, समझ रहे हो, 5 साल टपा देंगे, तो उसके 5 साल बच जाएंगे। अब वो 5 साल आपके सामने खड़ा रहेगा आपसे आगे, तो सीख ही जाएगा ना खेल। हम क्या करते हैं, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 4 साल बच्चे को 7वीं 8वीं 10वीं पढ़ाते ही नहीं। क्या करते हैं उसको, कोटा में क्या करते हैं? अब कोटा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कि कोटा से इतने बच्चे आईआईटी में निकले, फोटो आती है अखबार में, बड़ी बड़ी फोटो आती होंगी, देखे होंगे आपने। डॉक्टरी में आपने देखा होगा, इतनी बड़ी बड़ी फोटो आती है डॉक्टरी में। ये बच्चे निकले, ये निकले, ये डॉक्टरी में एडमिशन हुए, कोटा से इतने एडमिशन हुए, और इस जगह से इतने एडमिशन हुए, उस जगह से।
एडमिशन हो कैसे रहे हैं भाई ये? हम क्या करते हैं, पहले से ही 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 4 साल में इन चारों सालों की किताबों को बाय बाय कर देते हैं। और इनकी जगह उसको 11वीं 12वीं पढ़ाते हैं। वो कैसे पढ़ाते हैं, वो अलग की बात है, उसको बताऊंगा मैं कैसे सिखाता हूँ, वो करते कैसे हैं। अभी तो बता रहा हूँ करते क्या है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको कैसे करते हैं, कैसे तो बताऊंगा, आपको चल जाएगा पता। मैं बता रहा हूँ कि हम करते क्या है। हम करते ये हैं कि उस बच्चे को पहले से ही तैयार करके 11वीं 12वीं पे ले आते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, जिनका 12वीं में दिल्ली में 4 रैंक आया और 10वीं के नंबर 80% आए। कहीं मैं किसी बच्चे को बुला भी लूंगा इंटरव्यू देने के लिए आपके साथ, वो बच्चा ढूंढ के बुलाऊंगा जो बताएगा आपको कि उस बच्चे का दिल्ली में 4 रैंक आया। आपने देखा होगा ना, किसी का दिल्ली में 4 रैंक आता है, कोई इंडिया रैंक लाता है 1। सुना तो होगा, अखबार में कभी पढ़ा होगा, कभी टीवी में देखा होगा। वो ऐसे नहीं लाते। वो करते क्या है, हमने उनको 7वीं 8वीं 9वीं से 4 छुड़ा दिए और सिर्फ 11वीं 12वीं पढ़ाई। कितने साल, 7वीं में पढ़ाई 11वीं 12वीं, फिर 8वीं में पढ़ाई, फिर 9वीं में पढ़ाई, 10वीं में पढ़ाई। 4 साल पढ़ाई इधर, और फिर 11वीं में पढ़ाई और फिर 12वीं में पढ़ाई। पूरे 6 साल उसको 6 बार कोर्स कराया मैंने। 6 बार छोड़ो यार, मरे से बाद 4 बार तो हो ही गया होगा। आप करोगे 1 बार तो कहाँ टिक पाओगे। तो खेल मेहनत का नहीं है, खेल तरीके का है, तजुर्बे का है। वट आई वांट टू से कि दोनों की बातें ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप लाइन से चल रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, घपला नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या दूसरे लोग घपला नहीं करेंगे? करेंगे ना। हो सकता है आप घपला नहीं करें, पर क्या आप दूसरे को रोक सकते हैं घपला करने से? हिमांशु, नहीं रोक पाएंगे ना आप तो। बाकी लोग तो घपला करेंगे ही, अलाउड है। अगले की मर्जी, वो 7वीं में 11वीं पढ़े, 12वीं पढ़े, 10वीं पढ़े, 8वीं पढ़े, 9वीं पढ़े, 10वीं, जो उसके मन करे वो पढ़ सकते हैं, लीगली अलाउड है। आप तो मना नहीं कर सकते। सो नाउ यू गॉट इट कि जो अच्छी सीटें हैं, जो पहली 50,000 सीटें हैं देश की, वो सब वही बच्चे ले जाते हैं जो पहले तरीके से। अब मैं आपको अंदर की डिटेल पढ़ाऊंगा, बस आपको इंट्रोडक्शन दे, देखो क्या होता है। ये 7वीं है, आपने क्या पढ़ा, इंग्लिश पढ़ी होगी, इंग्लिश तो। ये पढ़ी फिजिक्स, फिजिक्स नहीं पढ़ी आपने, आपने सिर्फ साइंस पढ़ी। हाँ, उसी में छोटे छोटे हिस्से हैं ना। आपने एसएसटी पढ़ी, हिंदी पढ़ी होगी, और आपने पढ़ा मैथ्स। ये मैथ्स नहीं है जो आप पढ़ते हैं 7वीं में 8वीं में 9वीं में 10वीं में, मैथ है नहीं। उसको बोलते हैं हम मेंजुरेशन। अब बताऊंगा आपको, ठीक है। तो टिपिकली आप साइंस पढ़ते हैं, ये 3 सब्जेक्ट में, फिर इंग्लिश पढ़ते हैं, एसएसटी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, फिर आपको, आप स्पोर्ट्स की क्लास भी करते होंगे ना, आप इन्वायरमेंटल स्टडी भी पढ़ते होंगे शायद, और कभी कभी कोई फ्रेंच लैंग्वेज भी पढ़ता है, कोई और लैंग्वेज ही पढ़ लेता है। टिपिकली आप ऐसे पढ़ते हैं ना, ठीक है। अब आप सोचेंगे जो 7वीं में आपने मेहनत करी, आपने तो बहुत मेहनत करी, आप क्लास में टॉप भी आए, टॉप नहीं आए तो पहले 5-10 बच्चों में तो आएगी ना। तो इसमें से कितना आपने आईआईटी के लिए पढ़ा पता है? अगर आप आईआईटी की बात कर रहे हैं तो आपने सिर्फ इतना, क्योंकि तो बायोलॉजी वाला हिस्सा है ना, तो काट दो, ये तो काम नहीं आएगा। सिर्फ आपने इतना हिस्सा पढ़ा, ये हिस्सा मैं आपको, अब आपको लग रहा है मैथ तो कम से कम काम आएगा साहब, है ना? ऐसे लग रहा है ना मीनू? आपको लग रहा है मैथ तो कम से कम काम आएगा? नहीं, ये मैथ आईआईटी के मैथ से बिल्कुल मैच नहीं है। हाँ, कोई यूजफुल नहीं है, ना 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 ना। आप जो मैथ पढ़ते हो वो मैथ यूजफुल नहीं है बाबू। आपको लग रहा है, हाँ ये आपको लगता है ना, ये आपको लगता है बाबू। हिंदी काम नहीं आएगी, एसएसटी काम नहीं आएगी, इंग्लिश काम नहीं आएगी, ईवीएस काम नहीं आएगी, ये सब काम नहीं आएगी, सिर्फ ये आएगी।
डोंट वरी, मैं जो चीज बोलूंगा आपको साबित भी करूंगा, ऐसा जबरदस्ती बोलूंगा नहीं। ठीक है, 21 एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ आपको, मुझे पता है ये मैथ का काम नहीं आएगा। ठीक है, अभी दिखाता हूँ आपको क्या हुआ आपके साथ। ठीक है, अब देखो, अगर आप सिर्फ पहले मैथ की बात कर लेते हैं, ये 7th का मैथ है। ठीक है बच्चों, फिर ये 8th का मैथ है। ठीक है, बाकी लोग म्यूट करेंगे थोड़ा सा, ये 9th का है, और ये 10th का है। ठीक है जी, वेल डन। अब आप आपके आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं बताता हूँ। आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि साहब ये 11वीं का मैथ है, और ये 12वीं का मैथ है जी, कोई दिक्कत नहीं। जबकि जबकि एक्चुअली पता है कैसा है, कहानी कैसी है, कहानी ऐसी है, ये 7वीं का, ये 8वीं का, ये 9वीं का, और ये 10वीं का, और ये आ गया हमारा 11वीं का मैथमेटिक्स। इसका इसके बाद शुरू कर लो यहां से, या इसके बाद शुरू कर लेना यहां से, या इसके बाद शुरू कर लेना यहां से, या इसके बाद शुरू, एक ही बात है। आप सोचते हो कि आप 11वीं का मैथ पढ़ोगे तो आपको आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, मैं मान रहा हूं, पर 10वीं वाले को भी नहीं आता। 10वीं वाले को भी जब वो 11वीं का मैथमेटिक्स पढ़ता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, बिल्कुल ब्लैंक होता है। मैं ये बात मान रहा हूं कि आज आप 8वीं के बाद इसको पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं भी मान रहा हूँ कि 9वीं के बाद कुछ पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। पर मैं इसकी गारंटी देता हूं कि जब 10वीं वाला भी पढ़ता है ना, उसे भी कुछ समझ में नहीं आता बाबू। क्योंकि क्योंकि ये जो मैथमेटिक्स है, समझ रहे हो, ये मेंसुरेशन है। मैथमेटिक्स कई तरह का होता है, ये जो मैथमेटिक्स तुम पढ़ते हो ये मेंसुरेशन है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री तुम पढ़ते हो, इसमें तुम वो टाइम स्केल पढ़ते हो, इसमें तुम मेंटलिटी पढ़ते हो। ये मैथमेटिक्स कहीं भी इससे मैच नहीं करेगा, दिस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। इनफैक्ट अगर आपको 11वीं का मैथमेटिक्स आता है, तो उससे आपको 12वीं के बाद नीचे जाना पड़ेगा। कहना क्या चाहता हूं कि 11वीं के मैथ का 12वीं से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं कि बच्चा 10वीं के बाद 12वीं पढ़े, या 11वीं के बाद 12वीं पढ़े, या 7वीं के बाद पढ़े, या 8वीं के बाद पढ़े, या मैं कह रहा हूं कि जो 12वीं में कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा 10वीं का, दोबारा समझेंगे, टाइम ले, जल्दी मत करो। देखो ये आप सोच रहे थे, पहले आप समझ में आएगा आपको, हिंदी का तो कोई यूज होगा नहीं साहब, हिंदी को काट दो, जो पढ़े पढ़े मेहनत बेकार होगी। एसएसटी को फिर से काट दो, इंग्लिश को काट दो। ठीक है साहब, ईवीएस को काट दो, काट सकता हूँ ना मैं। अब आपके दो ही सवाल रह गए कि क्या साइंस कुछ काम आएगी, साइंस का बहुत छोटा सा हिस्सा काम आएगा पहली बार, ये, और मैथ का तो ही काम नहीं आएगा। आप चिंता मत करो, मैंने मैथ पढ़ा है 12वीं का। आपको जरूर लग रहा है, आपके दिमाग में बात एक ही है कि बिना 10वीं का मैथ करे क्या मुझे 11वीं का आ जाएगा। मैं पापा का बिल्कुल मान रहा हूँ, आपको 8वीं के बाद भी 11वीं का नहीं आता, पर आपको 10वीं के बाद भी 11वीं का नहीं आता। ऑल आई वांट टू से, हाँ जी, है ना अजीब सी बात, मजा आया। देखो मैं ये बात बिल्कुल मान रहा हूँ कि कुछ नहीं आता, एब्सोल्युटली कुछ नहीं आता, मैं गारंटी देता हूँ।
आपके आस पड़ोस में कोई 10वीं का बच्चा हो, कोई मैथमेटिक्स का टीचर हो, आप पता कर लो, पहले 6 महीने उसको हवा नहीं लगेगी। फर्स्ट 6 महीने 10वीं के बच्चे को भी 11वीं की हवा नहीं लगती। आप 8वीं के बाद 11वीं पढ़ोगे, 6 महीने हवा नहीं लगेगी। आपको पहले 6 महीने हवा नहीं लगेगी। चल क्या रहा है ये, जब तक हम हेल्प नहीं करेंगे। यहाँ पे हम है। चिंता मत करो। 10वीं के मेरे भी नंबर 95 ही है मैथमेटिक्स में। आई नो। तुम सोच रहे होंगे कि ये आदमी हमें नहीं जानता, हम कितने ब्रिलियंट हैं। भाई मैंने भी डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। मैंने भी पूरे स्टेट में 400 नंबर लाया था। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा आईक्यू तेज है, मैं मना ही नहीं कर रहा। तुम सोच रहे हो कि हम ज्यादा मेहनत करेंगे, मैं इसकी मना नहीं कर रहा। पर जो बाकी बच्चे हैं, जिन अमीरों के बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा और तुम्हारे से पहले लाके खड़ा कर दूंगा, वो भी तो, उनका भी तो आईक्यू तेज है भाई। तुम्हारा आईक्यू तेज है, मैं मानने को तैयार हूं। पर क्या तुम ये कह सकते हो तुम्हारा ही आईक्यू तेज है? नहीं, बाकी बच्चों का भी आईक्यू तेज है। क्योंकि सच्चाई भी यही है ना कि तुम्हारा आईक्यू ही तेज नहीं है ना, पूरे देश का आईक्यू तेज है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब तो जो पहले पढ़ेगा वो जीत जाएगा। इसमें क्या बात है? अब तो जो पहले देखो, सबका आईक्यू तेज है। हमने बता दिया कि 8वीं के बाद अब 11वीं का मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू करो तो कुछ हवन लगेगी। अच्छा एक काम करो आप, आपके आस पास 10वीं का बच्चा होगा कोई, 10वीं की किताब का कोई टॉपिक 11वीं से मैच नहीं करता, पता है आपको? 9वीं की किताब का कोई टॉपिक 11वीं से मैच नहीं करता। वहां कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं है भाई। वहां कोई टाइम और वो क्वेश्चन नहीं है। तुम्हारा जो सिलेबस है ना, जो भी सिलेबस है, छठी सातवीं आठवीं, उसका कोई चैप्टर का कोई टॉपिक कहीं मैच नहीं करता। ट्रिग्नोमेट्री मैच करती है हल्की सी, वो भी बहुत थोड़ी सी, बहुत। वो मैं सिखा दूंगा बच्चे को 2 दिन में, बस खत्म। तो तुम जो मेहनत करते हो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, सब कचरे में चली जाती है, बिकती नहीं है। मतलब क्या है, देखो ना, ऐसा होगा तुमने खाना बनाया, उसे खाने वाला कोई नहीं है, फ्रिज में रखा है, सड़ गया। तुमने खाना बनाने में मेहनत की थी। हाँ तो तुम बोले, बोली कौन बोल रहा है पहले? हाँ लक्षित, ये तुम काफी बोल चुके हो, बाकी बच्चों को बोलना मौका देंगे। अब एक क्वेश्चन तुम्हारा आखिरी, बोलो। ये देखो आईआईटी में काम आता, तो मैं मना ही क्यों करता? अच्छा ठीक है, अब छोड़ दे, 2 मिनट और सुनते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी बच्चों से पूछ, आदर्श तुम्हारा क्या फीडबैक है? समझ में आई बात? मतलब बात उस तक गलत हो मेरी, तो वो समझ में आ गई ना मैं कहना क्या चाहता हूँ? गलत सही का फैसला बाद में कर लेंगे अपन। ठीक है। अच्छा आदर्श, अच्छा नहीं नहीं, मैं ये बात मान सकता हूँ कि मेरी बात की रिलेवेंस गलत होगी, तो मैं वो गलत गलत सकती, लेकिन बात समझ में आएगी ना तुम्हें? बाकी बच्चों को बोलने देता हूँ, फिर बताऊंगा। तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा मैं, क्योंकि जब तक जवाब नहीं मिलेगा तुम लोग को सेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक है, शाश्वत 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 हो तुम यहाँ पे? हाँ, तुम्हें तुम्हारी बात क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है। एलविना। एलविना, बात समझ में आई क्या? एलविना पैन। मेनका। मेनका, आर यू देयर? मतलब आवाज आ गई, ऑडिबल हो गई, समझ में आ गई। अब गलत सही कितनी रिलेवेंस है हम देख लेंगे। चिंता मत करो। हाँ। अनुज। थोड़ा समझ में आया, थोड़ा और आएगा, पहली क्लास है। अटपटा सा मुद्दा है, पहली क्लास है, थोड़ा टाइम लगेगा। आई एग्रीड, आई एग्रीड, थोड़ा टाइम लगेगा। रूपा। ठीक है ठीक है।
मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे डाउट्स होंगे इस मुद्दे में, बहुत सारे डाउट्स होंगे, डाउट्स की मना नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट डिनाइंग कि एक बार में बात समझ में आ गई है। मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ कि आपने मेरी बात मान ली। मैं मान ही नहीं रहा हूँ कि आपने मेरी बात मानी है। मैं बात मनवा नहीं रहा हूँ, मैं मनवा ही नहीं रहा हूँ आपसे, मनवाना चाहता ही नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपने मेरी बात सुन ली, इतना बहुत है। अब साबित होने के लिए वक्त लगेगा, चल जाएगा, साबित हो जाएगा, घबराइए नहीं। मेरी बात में कितना तथ्य है, whether I am saying a right thing or a wrong thing, don't worry, don't worry, time will let you know. That is not a issue. Okay, आप चिंता मत करें उस बात की बिल्कुल चिंता मत करें कि मैं आज ही मनवा रहा हूँ, आज नहीं मनवा रहा हूँ। हम 4-5 क्लास करते हैं, लेट्स डेवलप, लेट्स लेट यू थिंक ओवर इट, है ना। आपको सोचने देता हूँ, आपको इस मुद्दे पे सोचने दूंगा। मैं जबरदस्ती बहस नहीं करूंगा, आपको चिपकाऊंगा नहीं, ठीक है ना। हम लोग चलते रहेंगे, एक एक बार में थोड़ी फैसला हो जाता है, ठीक है ना आदर्श। किसी भी बात को, हाँ, धीरे धीरे फैसला होगा। और तुम लोग भी सोचोगे, जो तुम मैं बात बोल रहा हूँ ना, तुम लोग नए जमाने के बच्चे, तुम जांचोगे, परखोगे, देखोगे, समझोगे, महसूस करोगे कि मैं कितना सच बोल रहा हूँ, तभी कुछ कर पाओगे। और करने की जरूरत भी नहीं, अभी तो हमने सुन लिया। लेट ओवर थिंक ओवर इट, जस्ट आस पड़ोस में बच्चे होंगे, हमारे कुछ घर वाले होंगे, कुछ सोचेंगे, हम कुछ किताबें देखेंगे। जल्दी में नहीं हूं मैं। आई एम नॉट इन ए हरी टू फोर्स यू टू थिंक लाइक मी। मैं मानने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं जानने के लिए कह रहा हूं। आप बस मेरी बात को सुन लो। जी जी बिल्कुल, मैं मना नहीं कर रहा हूं। आई एग्री। सवाल है तो जवाब है ना। मुझे पता है कि ये मुश्किल है, मुझे पता है कि ये सोच के खिलाफ है, ये विचार के खिलाफ है, जल्दी नहीं आएगा और आने की। ठीक है यार, आई एग्री विद यू। ठीक है, इस बार में ज्यादा बहस नहीं करेंगे हम लोग। आज थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हमने बहुत सारी बातें करी है। और फिर हम शायद 3-4 क्लास के बाद फिर से इस बारे में बात करेंगे। स्ट्रेटजी के बारे में हम बाद में बात भी कर सकते हैं, एक बार हमने बात करी है, फिर दोबारा करेंगे, ठीक है। एज फार एज आवर स्ट्रेटजी इज कंसर्न, हाउ टू अप्रोच एग्जाम, हाउ टू, what to study, what not to study, it is a complex matter, it's a controversial matter indeed. I agreed with you कि इतनी आसान भी नहीं है और ये कंट्रोवर्शियल भी है। यू गाइस यू हैव पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, ठीक है। टुडे हमने काफी डिस्कशन कर लिया इस मुद्दे पे। नाउ वी विल गो फॉर ए टेक्निकल स्टडी, ठीक है। आज आपको मैं बताऊंगा एटम। एटम क्या है? एटम और मॉलिक्यूल दो वर्ड हैं, हिंदी में बोलते हैं अणु और परमाणु। वो क्या है, क्यों है, कैसे हैं, ठीक है। आज के लिए हम बताते हैं अणु के बारे में, ठीक है। अणु क्या है? थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। सो वी आर देयर, वी आर, हिंदी में बोलते हैं अणु और परमाणु, इंग्लिश में बोलते हैं एटम और मॉलिक्यूल। देखो ये है साइन। क्या कहते हैं? एटम को हम हिंदी में बोलते हैं, आपको फोटो नहीं दिख रही क्या स्क्रीन में? परमाणु। एटम को, यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हिंदी में अणु बोलते हैं और इंग्लिश में उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, परमाणु को एटम बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो भी आपका पास, ये दोनों चीज बराबर ही हो गई। अणु परमाणु से बड़ा होगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा, लेकिन या तो वो बराबर होगा, परमाणु और अणु बराबर हो सकते हैं। ये ऐसी चीज बता रहा हूं आपको जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, और बड़ा भी हो सकता है। मतलब अणु और परमाणु, मॉलिक्यूल एट एटम कैन बी इक्वल,
or molecule can be bigger than atom. Okay, like this. Helium. Helium molecule is this. Helium atom is this. So in the case of helium, दोनों बराबर है. हीलियम के केस में एटम और मॉलिक्यूल में कोई अंतर है ही नहीं, लेकिन वाटर के केस में अंतर है. वाटर ये इसका एटम मॉलिक्यूल है, और इसके एटम क्या है, ये ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन का, ये मतलब किसी एक मॉलिक्यूल में एक या एक से ज्यादा, एनी सिंगल मॉलिक्यूल कैन कंसिस्ट वन और मोर देन वन एटम. किसी मॉलिक्यूल में एक या एक से ज्यादा एटम हो सकते हैं. मैं बताऊं? जी. यस. मैं बताऊंगा जिस आई नो. देखो, अभी आप थोड़ा सा और समझेंगे मेरे साथ, थोड़ा मुझे समझेंगे आप, तो आप समझेंगे कि पहले दिन की पहली बात से लेकर के आखिरी दिन से आखिरी बात तक मैं वो कोई मुद्दा नहीं उठाऊंगा इसमें कंट्रोवर्सी नहीं. अगर मैंने कोई न्यूमेरिकल दिया आपको, तो ऐसा नहीं होगा कि निकल जाए. ऐसा न्यूमेरिकल मैं दूंगा नहीं तो जल्दी से निकल जाए. ऐसी बात मैं कोई बोलूंगा नहीं जो हजम हो जाए. मुझे पता है कि एटम और मॉलिक्यूल में कंफ्यूजन है, और उन बच्चों को भी है जो 12वीं कर चुके हैं. एटम और मॉलिक्यूल का जो कंफ्यूजन है वो सिर्फ तुमको नहीं आ रहा है. तुम, मुझे नहीं पता, तू कोई 8वीं में होगा, कोई 9वीं में होगा, कोई 10वीं में होगा, कोई 11वीं 12वीं में, उसको भी एटम और मॉलिक्यूल का कंफ्यूजन है. इसीलिए इस मुद्दे को मैंने रखा है. एग्रीड. ये एक्सपीरियंस है ना, मुझे पता है कि कहाँ कहाँ कंफ्यूजन है, वही मुझे बताना है. एग्रीड ना? अनुज जी, अनुज गलत कह रहा हूँ क्या? तो बात तुमको समझ में खुद ही आ जाएगी, मुझे क्यों बतानी है कि नहीं? मजेदार तो वही है ना. भाई तुम क्या चाहते हो? तुम मुझसे ये चाहते हो कि मैं तुम्हें वो बताऊं जो तुम्हें खुद ना आए. तो ठीक है, अब दोबारा चलते हैं एटम मॉलिक्यूल पे हम. ठीक है, अब दोबारा हम पढ़ाते हैं एटम मॉलिक्यूल को. समझ में आएगा तुम्हें कि मैं क्यों इसको पढ़ा रहा हूँ. ये वो टॉपिक है जो 11वीं 12वीं को भी कई बार नहीं आता है. ओके. जो आता होता है वो मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूँ. ओके, चलिए. तो हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, देखिए. एटम की डेफिनेशन क्या है? एटम की डेफिनेशन है स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट. किसी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल है उसको एटम बोलते हैं, हिंदी में परमाणु बोलते हैं. लेकिन मोलिकुल देखते हैं. मोलिकुल क्या कहता है? मोलिकुल कहता है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड. पहली बात है, वर्ड हमने नया लिया, कंपाउंड, विच हैव इंडिपेंडेंट. किसी का वो है, म्यूट करो भाई, म्यूट करो. मोलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल. एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल. दोनों ही स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल है, पर ये एलिमेंट का है, और ये एलिमेंट और कंपाउंड दोनों का है. ठीक. दूसरा, विच हैव इंडिपेंडेंट.
अगर कोई एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल है और जिसकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, अगर कोई एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल है और उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, तो वो और एटम, जैसे हीलियम। हीलियम के केस में क्या है साहब, हीलियम का ये एटम है और इसकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। अब हीलियम के एटम की अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, तो उसको हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम को अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जो दूसरे हाइड्रोजन के पास आएगा, दोनों बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन का एटम हाइड्रोजन का है और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2। नहीं समझे आप, दोबारा देखते हैं कि बोलिए। देखो दोबारा समझते हैं, एटम किसी तत्व का, किसी तत्व, क्या करो, अच्छा को, परमाणु किसी तत्व का वो छोटे से छोटा कण है। परमाणु के बारे में हम स्वतंत्र एग्जिस्टेंस के बारे में बात नहीं। व्हाट इज परमाणु? परमाणु इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की बात करेंगे, स्मॉलेस्ट की बात करेंगे, पॉसिबल की बात करेंगे। मॉलिक्यूल में क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड को हिंदी बोलते यौगिक, किसी तत्व या यौगिक का वो छोटे से छोटा हिस्सा जिसकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, वही मॉलिक्यूल है। जैसे हीलियम, अब हीलियम का एक एटम है, उसकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, तो वही एटम है और वही मॉलिक्यूल। जैसे नियोन, बोलो, आवाज आ रही है? नहीं जाती, रहेगी ना, आप रिकॉर्डिंग द्वारा देख लेना बस, ये रिकॉर्डिंग रहेगी, इसको डाउनलोड करके इसी ऐप पे दोबारा देख लेना एक बार। दैट्स इट, दैट विल इनफ। यस, तभी तो इस ऐप को चुना है हमने। ये रिकॉर्डिंग के साथ मिल जाएगा आपको। बिल्कुल, ठीक है। तो एटम वो है जो छोटे से छोटा है, मॉलिक्यूल वो छोटे से छोटा हिस्सा है जिसकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में एटम H है और मॉलिक्यूल H2 है, क्योंकि अकेले H की अपनी एग्जिस्टेंस नहीं। यू गॉट ए पॉइंट, कि H की अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है, तो H का एटम H है और मॉलिक्यूल H2 है। लेकिन हीलियम में ऐसा नहीं है, हीलियम में दोनों की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकती है, तो एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो जाए तो मॉलिक्यूल हो जाएगा। नॉट गॉट द पॉइंट, कि एटम कैन बी इक्वल टू मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल कैन बी इक्वल टू एटम और मॉलिक्यूल कैन बी बिगर देन एटम। ये सल्फर है, सल्फर का मॉलिक्यूल S8 है, मतलब सल्फर 1 2 3 4 मिलकर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाई नहीं पाते। सल्फर का मॉलिक्यूल S8 है, क्योंकि कम से कम 8 एटम जुड़ जाए तब जाकर के मॉलिक्यूल बनता है। तो S8 हो सकते हैं, एटम और मॉलिक्यूल इक्वल हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल बराबर होगा या बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा।
मोस्ट ऑफ द टाइम 99.99% टाइम्स, 1000 में से 999 बार मोलिक्यूल एटम से बड़ा होता है, पर कभी कभी वो बराबर भी होता है, जैसे कि हीलियम का केस है, जैसे कि नियोन का केस है, जैसे कि आर्गन का केस है। बहुत ही कम 99.99% मोलिक्यूल एटम से बड़ा ही होता है, पर कभी कभी वो बराबर भी होता है। ठीक है, तो मैं ना बात, कभी कभी बराबर होता है, वो ना तो हमेशा बड़ा ही मिलता है, छोटा कभी नहीं मिलेगा, छोटा तो मिलेगा ही नहीं। 99.99% ए मोलिक्यूल इज बिगर देन एटम, 0.01% टाइम्स, और 0.0001, मतलब लाखों में एक बार मिलता है जब मोलिक्यूल एटम बराबर हो जाते हैं। पहली बात तो जी। दूसरी बात कि अगर हम बात कर रहे हैं यौगिक की, अगर हम बात कर रहे हैं कंपाउंड की, कंपाउंड क्या है वो बताता हूँ। वी विल टेल अबाउट व्हाट इज कंपाउंड, है ना। तो कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, कंपाउंड में एटम नहीं मिलेगा, कंपाउंड में सिर्फ मॉलिक्यूल ही मिलेगा। जैसे वाटर, वाटर इज ए कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड, आई विल लेट यू नो। ठीक है, पहले बताता हूँ कंपाउंड क्या है, और फिर कंपाउंड का मॉलिक्यूल से लेना देना क्या है। कंपाउंड इज ए मिक्सचर विच फॉर्म बाय एट लीस्ट टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, मतलब कम से कम दो एलिमेंट, ये 4 या 3 या 6 या 8 या 10 या 15, कम से कम दो, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा तत्व मिलकर के जब रिएक्शन करते हैं, आपस में कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो एक फिक्स रेशियो, वर्ड है यहाँ पर फिक्स रेशियो। जैसे मान लो तुमने शिकंजी बनाई, शिकंजी में पानी डाल दिया, नमक डाल दिया, नींबू डाल दिया, चीनी डाल दिया, नमक डाल दिया, काली मिर्च डालते होंगे ना, शिकंजी बनाते होंगे। शिकंजी कंपाउंड नहीं, शिकंजी में भी मिक्सचर है, शिकंजी में कई चीज डली है, लेकिन शिकंजी कंपाउंड नहीं। शिकंजी में रेशो फिक्स नहीं है, आपका मन करता है 1 चम्मच डालो, मन करता है 1.5 चम्मच डाल दो, मन करता है 2 चम्मच डाल, मन करता है ना डाल, तब भी शिकंजी है ना वो। कंपाउंड ऐसा, कंपाउंड में रेशो फिक्स रहेगा। ठीक है मेनका, मेनका। ठीक है, देखो आज सेकंड क्लास है, मैं ये मान रहा हूँ कि आपको कुछ कुछ कम समझ में आया होगा, कुछ टेक्निकल चीज रह सकते हैं, कुछ भाषा, कुछ इंग्लिश, कुछ हिंदी। मैंने फास्ट तो नहीं पढ़ा दिया ना, मेरी कोशिश है फास्ट ना पढ़ाया जाए आज, आगे भी ना पढ़ाया जाए, फास्ट फास्ट कभी ना पढ़ाया जाए। ठीक है, क्योंकि भले ही 2 क्लास फालतू लग जाए, लेकिन जब मैं बता दूं तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आज मतलब आप थोड़ा मानकर चले कि थोड़ा कंसेशन मेरे को दे, थोड़ा मुझे डिस्काउंट दें, कि 2-3 क्लास में यू विल एबल टू नो हाउ आई डील थिंग्स। इतने कितने इंग्लिश यूज करूंगा, कितनी हिंदी यूज करूंगा। आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप चैट डाल सकते हैं, पर्सनल मैसेज डाल सकते हैं कि सर इंग्लिश ज्यादा हो रही है, हिंदी ज्यादा हो रही है, आई एम, है ना, आई एम टॉकिंग मोर इन इंग्लिश, मोर इन हिंदी, और आई स्पीड इज हाई, और आई एम नॉट गिविंग यू नोट्स, वट एवर यू कैन गिव मी योर इनपुट्स। ओके, बट इनिशियल 2-3 क्लास यू जस्ट वेट, यू वेट, कि उसके बाद जो आपका जो भी रिस्पॉन्स आएगा मैं उसको ले लूंगा और उसको ठीक कर लूंगा। ओके, तो यू नीड रिया, व्हाट इज कंपाउंड। कंपाउंड को हिंदी बोलते हैं यौगिक। ठीक है, कंपाउंड इज ए मिक्सचर ऑफ टू, मिनिमम टू और मोर देन टू एलिमेंट। कंपाउंड दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, लेकिन 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 उनमें रिएक्शन होना कंपल्सरी है। इट शुड बी फॉर्म्ड बाय रिएक्शन, मिलाने भर से काम नहीं चल जाए। आपने शिकंजी में पानी डाला, नमक डाला, नींबू डाला, चीनी डाला, उनमें रिएक्शन नहीं हुई है, पहली बात तो ये, अगर रिएक्शन नहीं हुई तो कंपाउंड नहीं बनेगा। एग्रीड। दूसरी बात, ये रिएक्शन भी होगी तो फिक्स रेशो में होगी,
अगर फिक्स रेशियो में रिएक्शन होगी तो ही उसको हम क्या मानेंगे, कंपाउंड मानेंगे। तो कंपाउंड की मिनिमम कंडीशन है कि उसमें कम से कम 2 एलिमेंट हो। 2 से कम एलिमेंट होंगे तो हम उसे कंपाउंड ही नहीं मानेंगे। अगर हम कंपाउंड मान रहे हैं मतलब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट है। इसलिए अब 2 से अधिक अधिक एलिमेंट है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट है, इसलिए कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल होगा, एटम कभी नहीं। So by definition you understand this, if we are talking about a compound, we are talking about molecules, we are not talking about atoms. ठीक है। So element can have molecules, element can have atoms. एटम के मोलिक्यूल जैसे तत्व है, एलिमेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मोलिक्यूल क्या है, H2। एटम क्या है, H। तो एलिमेंट्स कैन हैव एटम्स, एलिमेंट्स कैन हैव मोलिक्यूल्स, बट एज फार एज, ठीक है गीतांश, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो जहां तक एलिमेंट की बात है, एलिमेंट के पास दोनों चीज होती है, एटम भी हो सकता है, मोलिक्यूल भी हो सकता है। लेकिन कंपाउंड के पास तो हमेशा मोलिक्यूल ही होगा, एटम कभी नहीं होगा। एटम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं एलिमेंट के बारे में, ऐसा मान लो। अगर हम एटम के बारे में बात कर रहे हैं तो बात एलिमेंट के बारे में हो रही है, बात कंपाउंड के बारे में नहीं हो रही है। हो भी सकती है, बट कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं तो मोलिक्यूल के बारे में ही बात हो। कंपाउंड के बारे में बात करोगे तो मोलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। मैं अभी दिखाता हूँ एक बार और थोड़ा सा 2 मिनट। दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। ये वाटर मोलिक्यूल है, दिस इज वाटर। आप जब भी बात करेंगे, अगर हम इसकी बात करने लगे खाली हाइड्रोजन की, तो वाटर ही नहीं रहेगा। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वाटर नहीं रहेगा। अगर हम वाटर की बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे। whenever we are talking about water, we are talking about water molecule। जैसे हम एटम की बात करेंगे, हाइड्रोजन की बात करें तो पानी तो रहा ही नहीं, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो पानी रहा ही नहीं। आवाज आ रही है क्या? अभी चिंता मत करो। अगली क्लास में हम आपको कंपाउंड, एलिमेंट, एटम डिटेल में बताएंगे। मतलब इट विल टेक अनदर 50 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट। ओके, इट विल टेक सम टाइम, डोंट वरी। फर्स्ट कि हमने बताया कि जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड में और मॉलिक्यूल में तो फिक्सेशन है। जब तक कंपाउंड की बात करेंगे हम मॉलिक्यूल की ही बात करेंगे, क्योंकि जैसे ही मॉलिक्यूल तोड़ा कंपाउंड टूट जाएगा। ठीक है। तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल में आपस में रिलेशन है, वो तो हम बात कभी करेंगे, है ना। ठीक है। अब आपको समझ में आया, और आज की क्लास में समझ में आया आपको कि मॉलिक्यूल कैन बी इक्वल टू एटम, मॉलिक्यूल कैन बी ग्रेटर देन एटम। ठीक है। इसकी डेफिनेशन ही है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे मैंने आपको बताया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, ये सब क्या अकेले ही सफर करते हैं, इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो इस केस में ये चीज एटम भी और मॉलिक्यूल भी है। हीलियम का मॉलिक्यूल एटम भी है और मॉलिक्यूल भी। तो बहुत ही कम एग्जांपल हैं, जैसे हीलियम,
नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। हीना, नीना और करीना का अक्षय रंगीन। आपको टेबल याद कर दीजिए। हीना, नीना और करीना का अक्षय रंगीन। ठीक है, हीना, नीना और करीना, इनका क्या है, इनके एटम और मॉलिक्यूल इक्वल होते हैं। अब हाइड्रोजन को देख लो, हाइड्रोजन के एटम की अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, तो हाइड्रोजन का एटम, दो एटम मिलकर के ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, O2। मतलब मतलब ये है साहब कि मान लो मैंने आपको बोला हाइड्रोजन का सिलेंडर ले आओ, तो हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करें। जब तक हम एटम के लिए नहीं बोलेंगे तब तक हम मॉलिक्यूल की बात ही करें। कोई रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन गैस मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। एग्रीड? टिल द टाइम वी डू नॉट स्पेसिफिकली से यू इट इज एटम, यू विल कंसिडर इट एज ए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आज आपको मैंने पढ़ाया एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, तो एटम का एलिमेंट से क्या रिलेशन है हम बताएंगे आपको, फिर बताएंगे कंपाउंड क्या है, कंपाउंड और एटम में, कंपाउंड और एलिमेंट, कंपाउंड एलिमेंट मिक्सचर नेक्स्ट क्लास से आपको समझ में आएगा। ठीक है, इट विल टेक सम क्लास, आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, है ना। यू नीड टू गिव मी सम टाइम, यू नीड टू गिव योरसेल्फ सम टाइम। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, आ तो जाएगा ही। ठीक है, और अगर कोई डाउट होता है तो तुम रिकॉर्डिंग देख लेना एक दो बार, बन जाएगी बात। ठीक है, डोंट वरी। कुछ बच्चे हैं, ठीक है, जो उनके बड़े भाई या बड़ी बहन हमारे साथ पढ़ चुकी है, उनको पता है काम हो जाएगा, टेंशन ना लो, डोंट वरी। जो फिजिबल नहीं है, जो नहीं हो सकता है, वो बोलता नहीं हूं मैं। ठीक है, थोड़ा अटपटा आपको लगेगा शुरू शुरू मेरे साथ पहली दो तीन क्लास में, बट देन यू विल बी कंफर्टेबल कि नहीं। जो मुश्किल चीज है, जहां पे कंफ्यूजन होने के चांस हैं, वही हम बताएंगे, बाकी तो आप खुद पढ़ सकते हो, है ना।